चलिए पार्ट थर्ड रहने वाला है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आज का। सी डॉट ने उत्तराखंड में सीओई बनाने के लिए आईआईटी रुड़की के साथ एमओयू किया साइन। ठीक है, तो देखिए नवंबर 2025 में अभी क्या हुआ है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स, ठीक है, जिसको सी डॉट कहते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, डीओटी शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड का एक बड़ा रिसर्च डेवलपमेंट आर&डी जिसको कहते हैं, ठीक है, रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर जो उत्तराखंड के आईआईटी रुड़की कैंपस में एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की ने उत्तराखंड के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको एमओयू कहते हैं, ठीक है, को साइन किया हुआ है। एमओयू पर सी डॉट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय और आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर के पंत की मौजूदगी में साइन किया गया। आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो सी डॉट है, ठीक है, जिस सी डॉट को जिसको कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन जो है ना, इनने बीच में आपस में क्या हुआ, इनने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया गया है जिसमें रिसर्च के ऊपर काम यहाँ पे किया जाएगा, और आईआईटी रुड़की को भी आप यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे। चलिए अगला है यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड 2025 की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड उत्तराखंडी सिनेमा और संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान। आपको याद रखना है, जो आपका यंग उत्तराखंड सिने अवार्ड है ना, ये उत्तराखंड के अंतर्गत जो सिनेमा और संगीत है ना, उसके क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, जो नई दिल्ली में आयोजित होता है। कहाँ पे होता है, देखिए आप उत्तराखंड का है तो ऐसा नहीं कि देहरादून में होता है, नैनीताल हल्द्वानी में होता है, ये नहीं, ये आपका दिल्ली में आयोजित होता है। ठीक है, 2025 में इसके 13वां कौन सा संस्करण था, इसका 13वां संस्करण था। संस्करण में फिल्म जौना, उत्तराखंड की एक फिल्म है जौना ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यहाँ पे क्या हुआ है, जीता है। ठीक है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य की कला, संस्कृति और प्रतिभा को प्रोत्साहित करना है। देखिए उत्तराखंड वैसे भी आप अपने कल्चर को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहा है, और आपने एग्जाम में क्वेश्चन भी देखे हैं, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड सिने अवार्ड का 13वां संस्करण अभी दिल्ली में, नई दिल्ली में हुआ था, और उसमें उत्तराखंड की जो फिल्म है जौना, ठीक है, तो इसको यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यहाँ पे दिया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तराखंड की कला एवं संस्कृति को, प्रतिभा को यहाँ पे क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे 19वां सूर्य किरण अभ्यास। देखिए हमेशा मैं जब भी आपको सूर्य किरण क्या बताता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक्सरसाइज पूछेगा किसके बीच में है, तो देखिए सूरज कहाँ से आता है, जैसे ये उत्तराखंड है, ठीक है, तो उत्तराखंड, ये पूरब में नेपाल है उत्तराखंड के, तो उत्तराखंड और यहाँ पे कह सकते हैं भारत और नेपाल के बीच में क्या है, ये सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो सूर्य किरण, सूर्य कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, तो पूरब में कौन है, नेपाल है। ठीक है, तो भारत और नेपाल के बीच 25 नवंबर 2025 को से लेके 8 दिसंबर तक यहाँ पे उत्तराखंड के कहाँ पर, पिथौरागढ़ में जो आपका सालाना बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है, सालाना जो बायलैटरल सीरीज होती है, ठीक है, साल हर साल होती है। ठीक है, तो उसका 19वां संस्करण अभी हुआ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इतना इसमें पूछेगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक साल इंडिया में होता है, एक साल ये नेपाल में होता है। ठीक है, ये भी याद रखना। इससे पहले जो 18वां एडिशन था ना, वो आपका नेपाल के सलखंडी में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आगे देखते हैं। अदानी ग्रुप को मिला केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो केदारनाथ धाम की पवित्र यात्रा जो होती है, अभी स्टार्ट भी हो गई है 2 दिन पहले ही। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, जो प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा है, डेवलपमेंट के लिए चीजें चल रही है, ठीक है, तो उसका जो प्रोजेक्ट का कार्य मिला है, वो अदानी ग्रुप को यहाँ पे मिला हुआ है। तो अदानी ग्रुप ने सोनप्रयाग से केदारनाथ, ये याद रखना क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर, ये भी याद रखना। ठीक है, इसका रोपवे जो निर्माण हो रहा है ना, तो जिसमें वर्तमान में 9 घंटे लगते हैं ट्रैकिंग के समय, अब बाद में क्या होगा ना, सिर्फ 36 मिनट में यहाँ पे पहुंचा जा सकेगा इससे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका कार्य अदानी ग्रुप को यहाँ पे मिला हुआ है, तो आपको ये याद रखना है। और खासकर सोनप्रयाग से केदारनाथ, देखिए अदानी ग्रुप तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है ये कहाँ पे बन रहा है, कितना इसमें टाइम जो कम लग रहा हो रहा है। ठीक है, 9 घंटे की जगह 36 सेकंड मिनट लग रहे हैं, तो सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12.9 किलोमीटर आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो परियोजना की अनुमानित लागत भी याद रख लेना, कितना है, 4081 करोड़ रुपए है। इसमें प्रति दिशा 1800 यात्रियों की क्षमता होगी। ठीक है, तो इसमें 1800 यात्रियों की क्षमता यहाँ पे मानी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद यहाँ पे रखना है। अगला है एशियन कैडेट कप इंडिया 2025। तो उत्तराखंड में खेलों की ऐतिहासिक मोड़ बनाया जाएगा, जिसमें एशियन कैडेट कप 2025 का आयोजन हल्द्वानी में किया गया। कहां पे किया गया, हल्द्वानी में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसका उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, और 19 सितंबर 2025 को ये किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। इसी के साथ ही ये टूर्नामेंट जो है, इसमें फेसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इंदिरा गांधी
अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मानसखंड हॉल में आयोजित इसको किया गया। कहाँ पे किया गया? जो आपका हल्द्वानी में स्टेडियम है गोलापार में, वहां पे जो मानसखंड हॉल है इसमें एक अंदर, ठीक है, उसमें इसको आयोजित यहाँ पे किया गया। यह भारत की पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फेसिंग प्रतियोगिता है, इसको याद रखना है, पहली बार हुआ है और इसमें 250 से अधिक एथलीटों ने यहाँ पे भाग लिया था और 150 भारतीय खिलाड़ी शामिल थे। विदेशी टीमों में तजाकिस्तान से लोग आए थे, सीरिया से आए थे, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया के खिलाड़ी भी शामिल इसमें हुए थे। तो भारत के 150 के आसपास थे और 100 जो थे वो बाहर के देशों से यहाँ पे आए थे। कहाँ पे? हल्द्वानी में। तो एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 का कहाँ पे हुआ? सितंबर में 2025 में हल्द्वानी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे हुआ था? ये आपका देहरादून में हुआ था। और कब हुआ था? 28 से 30 नवंबर तक 2025 को ये हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य विषय क्या था? याद रखना, जो थीम होती है इसकी, सुदृढ़ समुदाय के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना। ठीक है, सुदृढ़ करना, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। इस सम्मेलन में उत्तराखंड के लिए 6 वेदर रडार और 142 स्वचालित मौसम स्टेशन सहित उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणालियों की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करना है। उत्तराखंड में सबको पता है काफी ज्यादा, जैसे मानसून आएगा काफी ज्यादा आपदा देखने को मिलती है, या कभी क्या होता है भूकंप भी ज्यादा देखने को मिलता है। भूकंप 5 और 6 जोन में आता है उत्तराखंड। तो इसके लिए जो आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन हुआ, तो उसमें उत्तराखंड के लिए जो बोला गया कि 6 रडार, वेदर रडार और 142 स्वचालित मौसम स्टेशन की यहाँ पे उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणाली यहाँ पे घोषणा की गई है। अब ये उत्तराखंड में यहाँ पे लगेंगे अभी। ठीक है, चलिए अगला है, उत्तराखंड में ऐतिहासिक रोपवे निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर। अभी हमने जो चीजें की उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में परिवहन एवं अवसंरचना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? राज्य मंत्री जो है, देखिए मेन जो मंत्री हैं वो आपके नितिन गडकरी जी हैं, बट राज्य मंत्री का दर्जा जो दिया गया इसमें मतलब दिया गया है वो अजय टमटारी, जो कि अल्मोड़ा लोकसभा से आते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज जी और एनएचआई, ठीक है, और एनएचएलएमएल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में उठाया गया है। और इस अवसर पर उत्तराखंड सरकार और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री, जिसको हम कहते हैं MORTH, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है ना, इसके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स एवं निर्माण लिमिटेड, जिसको NHLML के बीच एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य उत्तराखंड में लगभग 7,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से देश की सबसे बड़ी रोपवे परियोजना की स्थापना करना है। ठीक है, ये याद रखना, इसको आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, समझौते के तुरंत बाद SVP का गठन किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार की 51% और उत्तराखंड सरकार की 49% हिस्सा है। मतलब जो टोटल पैसा होगा ना, इसमें 51% जो पैसा देगा वो कौन देगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 49% जो पैसा होगा वो हमारी राज्य सरकार यहाँ पे देगी इसमें। ठीक है, यह SVP राज्य में रोपवे परियोजना के सही पहलों की निगरानी करेगा। ठीक है, तो इसके तहत देखिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए केदारनाथ रोपवे। केदारनाथ रोपवे सोनप्रयाग से केदारनाथ तक 12 से 9 किलोमीटर लंबी परियोजना है। ठीक है, जिसकी अनुमानित लागत कितनी है? इतनी करोड़ रुपए रखी गई है। ठीक है, ये 12.9 किलोमीटर है। ठीक है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, इसको याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और मैंने अभी दिखाया था आपको, तो अदानी ग्रुप को इसका प्रोजेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, अगला है आपका हेमकुंड साहिब रोपवे। तो गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक की 12.4 किलोमीटर लंबी परियोजना। ठीक है, ये दशमलव होगा, ये इन्हें डैश कर रखा है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। इसकी अनुमानित लागत कितनी है? 2,730 से 13 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे 1 पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ये इसमें पॉइंट लगा देना आप, इसको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नैनीताल रोपवे स्थानीय पर्यटन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने वाली परियोजना। ठीक है, तो ये तीन परियोजना है, इनके लिए 7,000 करोड़ का रुपए यहाँ पे MOU साइन किया गया है। ठीक है, अगला है अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने वाले उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी यहाँ पे मिल गई है। तो उत्तराखंड विधानसभा ने क्या किया? अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता देने वाले उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी। और चमोली जिले के भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र में, लास्ट ईयर जो मानसून सत्र हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? भराड़ीसैंण में हुआ था। ठीक है, तो इसमें और अभी जो बजट सत्र भी हुआ था आपका, अभी वाला, ठीक है, फरवरी वाला, वो भी आपका यहीं पे हुआ था। इसको भी याद रखना है आपको। तो इसके दौरान विपक्ष हंगामे के भी काफी ज्यादा विधेयक पास किए गए, तो इसमें एक विधेयक ये यहाँ पे पास किया गया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसके बारे में याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा ना। तो क्या हुआ देखिए, 1 जुलाई 2026 को मदरसा होंगे की जगह उत्तराखंड से गठन किया गया है। ठीक है, ये 25 होगा, 26 नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर अभी जो मदरसा बोर्ड है ना, इसको भंग कर दिया गया, इसकी जगह पे उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो आपको याद रखना है, इसका नाम चेंज हुआ है। ठीक है, तो राज्य के 452 मदरसों सहित
सभी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं को अब नई प्राधिकरण से मान्यता लेनी पड़ेगी। ये भी आपके लिए याद यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार व रंगकर्मी जुगल किशोर पेटसाली का निधन हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपके लिए पर्सन इन न्यूज में। तो कुमाऊनी बोली भाषा और पारंपरिक लोक धुनों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले साहित्यकार और रंगकर्मी जुगल किशोर पेटसाली जी का भी निधन हो गया। और कुमाऊं की लोक गाथाओं, संस्कृति और लोक धुनों के साधक जुगल किशोर पेटसाली को जयशंकर प्रसाद पुरस्कार, एक तो ये मिला इनको, दूसरा सुमितानंदन पंत पुरस्कार मिला हुआ है, उत्तराखंड संस्कृत कर्मी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, और कुमाऊं गौरव सम्मान भी इनको नवाजा गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे, इनकी अभी यहाँ पे डेथ हो गई है, जुगल किशोर पेटसाली जी। ठीक है, इन्होंने कुमाऊनी लोक संस्कृति को संजोने और उन्हें वैश्विक मंच तक पहुंचाने का काम किया, और साथ ही राजुला मालुशाही और अजूबा बफूल जैसी कृतियों में देश दुनिया का ध्यान खींचा था। ठीक है, राजुला मालुशाही तो हर किसी ने सुनी होगी, जो प्रेम कथा है। ठीक है, तो आपको याद यहाँ पे रखना है। तो ये कौन है? जुगल किशोर पेटसाली जी, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं संस्कृति के साधक के रूप में। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था वो 7 सितंबर 1946 को अल्मोड़ा के चितई, ठीक है, चितई मंदिर जो है चितई के पास में एक पैटसाल गांव है, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। और अपने साहित्य सफर की शुरुआत में 1990 में इन्होंने लिखी किताब राजूला मालुशाही, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी यहाँ से। ठीक है, यह पुस्तक 15वीं शताब्दी की अमर प्रेम गाथा पर आधारित है थी। इसे बाद में उन्होंने संगीत नाटिका के रूप में तैयार किया। दूरदर्शन में इनका फिल्मांकन कर देश दुनिया तक इन्हें पहुंचाया। ठीक है, दूरदर्शन में भी राजूला मालुशाही के ऊपर क्या है, एक मूवी आ चुकी है। ठीक है, इसके लिए इन्हें जयशंकर प्रसाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, कुछ पारंपरिक धुनों को सहेजा इनने, उनको देख लेते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी उत्तराखंड के जो रंगकर्मी या फिर लोक साहित्यकार कोई भी है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, पारंपरिक धुनों को सहेजा तो पेटसाली ने कुमाऊनी लोकगीत और धुनों पर गहन शोध किया था, और इन्होंने 34 पारंपरिक धुनों जैसे छपेली, चांचरी, झोला, न्योली, भंगनौल, बैर और जागर को संजोते हुए अपनी रचनाओं में स्थान दिया था। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड का कल्चर वाला पोर्शन जो आ रहा है यूके ट्रिपल एसटी में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच से आता है। ठीक है, वे लोग कितने गहराई में जुड़े हैं हुए थे करके। ठीक है, इनकी रचनाएं बताती हैं कि ये कितने गहराई से अपने कल्चर के साथ, अपनी संस्कृति के साथ ये जुड़े हुए थे करके। क्लियर है? इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, इनको देख लेते हैं अब, अगर पढ़ी रहे तो इसके बारे में। तो पेटसाली के नाटकों में लोक गाथाओं की जीवंत झलक दिखाई देती है, जिसमें पहला आपका राजूला मालुशाही, गीत नाटिका में भोट प्रदेश की राजूला और बैराट के राजकुमार मालुशाही का प्रेम अमर हो गया था। ठीक है, तो याद रखना भोट प्रदेश की कौन थी। ठीक है, और साथ में राजूला बैराट के राजकुमार मालुशाही का प्रेम प्रसंग है इसमें है। साथ ही जय बाला गोरैया नाटिका में गढ़ी चंपावत की रानी कालिंगा की पीड़ा सामने आती है इसमें। अजूबा बफूल में नाटक में बफूल भाइयों की वीरता का वर्णन मिलता है। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। नौलखा दीवान नाटक में भ्रष्टाचार और सामाजिक अन्याय के खिलाफ उन्हें प्रतिकार को स्वर दिया। देखिए क्वेश्चन पूछेगा नौलखा दीवान नाटक संबंधित किससे है, तो ये भ्रष्टाचार से संबंधित है। ठीक है, किसका है? जुगल किशोर पेटसाली जी का यहाँ पे है। कुमाऊनी बोली भाषा की ठसक और पारंपरिक लोक धुनों की उनके नाटकों में एक अलग ही पहचान दी थी, और पेटसाली अब तक 18 से अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। ठीक है, उनकी अन्य कृतियों में कुमाऊं के संस्कार गीत, इसको याद रखना, बखत, उत्तरांचल के लोकवाद्य, कुमाऊनी लोकगीत, पिंगला भ्रतहरी, कुमाऊं की लोक गाथाएं, गोरी प्यारो लागो तेरो झनकारो, भ्रमर गीत, मेरे नाटक, जीरिया जागरिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है इनका, गंगनाथ गीतावली, विभूति योग और हेराम जैसी कृतियां इनकी प्रमुख है। तो जी याद रखना, जीरिया जागरिया किसका है? जुगल किशोर पेटसाली जी का ही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। उनकी कई रचनाओं का आकाशवाणी और दूरदर्शन में प्रसारण हुआ था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने इनके बारे में टोटल चीजें देख ली है, अब इनको एक बार स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग में उत्तराखंड को मिला टॉप अचीवर्स पुरस्कार। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो अभी डेटा आया था ना, उसमें उत्तराखंड को मिला है टॉप अचीवर्स श्रेणी में यहाँ पे पुरस्कार मिला हुआ है। तो राष्ट्रीय स्तर पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत व्यापार सुधार करने में उत्तराखंड को देश में टॉप अचीवर्स पुरस्कार मिला है। नई दिल्ली में हुए उद्योग समागम में केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी जो है इनके द्वारा, और सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे जी, इनके सहयोग से इनको क्या दिया गया, यहाँ पे ये पुरस्कार दिया गया। केंद्र सरकार की ओर से निवेश को सुगम बनाने के लिए 2025 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2015 में नॉट 25 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब से स्टार्ट हुआ था? 2025 से हुआ, 2015 से हुआ था। अभी इसके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके तहत उत्तराखंड को टॉप अचीवर्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। उत्तराखंड ने देश भर में व्यापार सुधार कार्य योजना में व्यवसाय प्रवेश, निर्माण परमिट सक्षमताओं और पर्यावरण पंजीकरण निवेश क्षमता में श्रम विनिमय में सुधार किया है। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और 2015 में उत्तराखंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
23वें रैंक पे था। ये इंपॉर्टेंट है। 2015 में जब ये डेटा आया था, स्टार्ट हुआ था, तब उत्तराखंड 23वें स्थान पे था और आज ये टॉप अचीवर श्रेणी में आ गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, आपको याद रखना है। अगला है एन रविशंकर उत्तराखंड के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर को उत्तराखंड के सिक्स जो फाइनेंस कमीशन है उत्तराखंड का, ठीक है, स्टेट फाइनेंस कमीशन, उसका अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया है। एन रविशंकर एक वरिष्ठ सेनावृत्ति आईएएस अधिकारी हैं जो पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। वे अपने प्रशासनिक अनुभव और राज्य के वित्त शासन और विकास परियोजना की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको यहाँ पे उत्तराखंड का छठे वित्त आयोग का अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया है। तो उत्तराखंड का जो छठा वित्त आयोग है ना, ये भारतीय संविधान में अनुच्छेद 243 आई, देखिए इनकम, मैंने कहा था ना, जब आप पंचायती राज पढ़ते हैं वहां पे 243 का जो आई है, ठीक है, ये इनकम की बात करता है, फाइनेंस की बात करता है, किसके लिए, राज्य के लिए। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे ये बनाया गया है। ठीक है, तो राज्य वित्त आयोग राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच वित्तीय संसाधनों के विवरण को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए जिम्मेदार ये क्या होता है, एक आयोग होता है। जितना भी पैसा वगैरह आपके पंचायत में जो पैसा आता है, आपकी जो ब्लॉक में पैसा आता है, वो सब कहाँ से आता है, ये फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है। ठीक है, तो आपको ये आर्टिकल भी याद रखना है क्योंकि ये आर्टिकल अभी बहुत बार उत्तराखंड के एग्जाम में पूछ लिया गया है। ठीक है, और जो भारत का फाइनेंस कमीशन है ना, जो वो आपका कितने में आता है, वो 280 आर्टिकल में आता है। ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में एआई केंद्र का उद्घाटन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तराखंड के ग्राफिक एरा डिम्ड विश्वविद्यालय में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई जिसे कहते हैं, ठीक है, कौशल विकास और नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी जो है वहां पे। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, इसमें क्या है, देखिए उत्तराखंड एक अग्रणीय पहल के रूप में, जिसका उद्देश्य एआई अनुसंधान और विकास का नेतृत्व करना है, साथ ही इनके अनुप्रयोग में नैतिकता तथा पारदर्शिता को प्राथमिकता देना भी कार्य यहाँ पे रहने वाला है। तो आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे एक एप्पल iOS विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। जैसे एक एंड्रॉइड वर्जन होता है और आपने देखा होगा जो एप्पल के आते हैं उसमें iOS वर्जन होता है। ठीक है, जिसे एप्पल और इन्फोसिस ने सहयोग से बनाया गया। इन्फोसिस क्या है, कंपनी है ये भी। ठीक है, इन दोनों के सहयोग से ये बना हुआ है। साथ ही यह राज्य की पहली एनवीडिया एआई तथा उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा भी देगा। तो कहाँ पे हुआ है ये हुआ है ग्राफिक एरा डिम्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आगे देखते हैं। तीरू रोतेली पुरस्कार 2025 की वहां पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो तीरू रोतेली पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 2006 में हुई थी। आपको ये पहले याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास की ओर से वीरांगना तीरू रोतेली के जन्म दिवस पर अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। 2025 में 13 महिलाओं और युवती को ये दिया गया, जिसमें आपकी 33 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी थी। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है ना, आपको 51,000 रुपए की धनराशि यहाँ पे दी जाती है और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। मीता उपाध्याय अल्मोड़ा से है, सामाजिक कार्यकर्ता है ये। अलीसा मनराल बागेश्वर से है, ये खेल से संबंधित है। सुरभि चमोली साहित्य संबंधित है। अनामिका बिष्ट चंपावत में है, खेल संबंधित है। शिवानी गुप्ता देहरादून खेल और समाज सेवा। रुमा देवी हरिद्वार खेल से संबंधित है। नैना नैनीताल से है, याद रखना नैना नैनीताल खेल संबंधित है। तो मेन है, आप इनको देख लेना क्योंकि कभी कभी मैचिंग फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लेगा। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेन ये है कितने लोगों को दिया गया, ये आपको याद यहाँ पे रखना है। ठीक है, आगे है। इसके बारे में देखे थे, शुरुआत मैंने बताई दी आपको, 2006 से इसकी शुरुआत हुई थी। और मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था सरेश मटियानी पुरस्कार, उसकी शुरुआत 2009, कुछ बच्चों ने कमेंट में आंसर दिए थे बट एक दो नहीं दिए थे। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 2009 और ये हो जाएगा 2006 आपका, ये दोनों इंपॉर्टेंट यहाँ पे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है डीआईटी यूनिवर्सिटी द्वारा नासा ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथन 2025 की मेजबानी यहाँ पे की गई। ठीक है, तो डीआईटी यूनिवर्सिटी देहरादून में जो है, इसके द्वारा अभी क्या किया गया यहाँ पे, नासा के अधिकृत तकनीकी साझेदार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत डीआईटी यूनिवर्सिटी नासा ने ग्लोबल स्पेस एप्स हैकाथन 2025 की मेजबानी यहाँ पे की है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इसका मेन देख लेते हैं। 2012 में 17 देशों के 25 आयोजनों ने 2000 प्रतिभागियों के साथ शुरू हुआ नासा स्पेस एप्स चैलेंज आज दुनिया भर का सबसे बड़ा वार्षिक वैश्विक हैकाथन बन गया है। 2024 में संस्करण में 163 देशों के 485 स्थानीय आयोजकों ने 93,500 से अधिक पंजीकृत प्रतियोगियों में हिस्सा लिया है। ठीक है, इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है, काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलती हैं इसमें। ठीक है,
शुरुआत में केवल अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित यह चैलेंज 2017 में नासा के अर्थ साइंस डिवीजन के अंतर्गत पृथ्वी विज्ञान को ही शामिल करने के लिए प्रस्तावित था। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलग चीजें सिखाई जाती है, हैकाथॉन अपने आप प्रोजेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, फिर वहाँ पे सजेशन पैनल वगैरह आते हैं, बाहर से बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इसमें आपके जो डिजाइन होंगे, आपके जो इनोवेशन होंगे, आपके जो आइडियाज होंगे, उनको वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं और वो सपोर्ट भी इसके साथ ही करते हैं। ठीक है, अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा देहरादून में तपोवन और निकेतन का उद्घाटन। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम में। तो 3 दिवसीय देहरादून यात्रा के दौरान दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और निकेतन का उद्घाटन किया। कहाँ पे? देहरादून में किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने आगंतुक सुविधा केंद्र और कैफेटेरिया समेत जन सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रपति निकेतन के राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला भी यहाँ पे रखी गई है। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति के निकेतन और तपोवन और राष्ट्रपति उद्यान की जैव विविधता पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी यहाँ पे किया गया है। इस पुस्तक में राष्ट्रपति निकेतन, तपोवन और उद्यान की 300 से अधिक वनस्पति और 170 से अधिक, ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें 71 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियों की सूची दी गई, जिसमें तितलियां, पक्षी भी थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसमें पक्षी के साथ स्तनधारी भी थे। ठीक है, स्तनधारी वगैरह, और ये हुआ था आपका 24 जून को। कब हुआ था आपका? ये आपका 24 जून को जो राष्ट्रपति निकेतन है ना देहरादून में, वो खोल आम जनता के लिए भी खोल दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? खोल दिया गया 24 जून को। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग भी क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर वीडियो काफी लंबी हो जाती है। बाकी मेरा टारगेट है कि एग्जाम तक आपका पूरा जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है ये आपका करवा दिया जाए, आपका यहाँ से रिविजन भी हो रहा होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो आज के इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।